टॉपिक है वीबीटी थ्योरी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वीबीटी जो हम पढ़ते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे क्या मतलब, ऐसा क्या है इसमें कि हम इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं। देखो, वीबीटी की बात करें ना तो किसी भी संकुल की ज्यामिति के बारे में वीबीटी थ्योरी हमें अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि जो उसकी आकृति है वो आपके वर्गाकार समतलीय है या फिर चतुष्फलकीय है या फिर अष्टफलकीय है, यानी किसी भी संकुल जो है उसकी ज्यामिति के बारे में हमें वीबीटी थ्योरी बताता है। साथ ही साथ जो हमारा संकुल है वो उसमें चुंबकत्व का गुण होगा या नहीं होगा, ये भी वीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन करता है। और जो हमारा संकुल यौगिक है वो रंगहीन होगा या रंगीन होगा, ये सारी चीजें एक साथ वीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन करता है। इसलिए वीबीटी थ्योरी जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी रह जाता है। तो स्टार्ट करते वीबीटी थ्योरी को। तो सबसे पहले जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई कि किसी भी संकुल की ज्यामिति, रंग, चुंबकीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए वीबीटी थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। अब बात आती है कि वीबीटी थ्योरी के बारे में हम बात करें तो वीबीटी थ्योरी में के बारे में बात करने से पहले जो कुछ बेसिक टर्म्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। पहले ये बेसिक टर्म्स जो है ये आपको पता होनी जरूरी है, तभी आपको वीबीटी थ्योरी जो है वो अच्छे से समझ आएगी। तो मैंने कुछ 2-4 बातें लिखी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, आपको पता है 21 से लेकर 30 तक की जो तत्व है मैंने उनको एकदम क्रम से लिखा है और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनको भी मैंने लिख दिया है। आपको पता है कि जो स्कैंडियम है वो आता है 21 पे, टाइटेनियम 22 पे, वैनेडियम 23 पे, क्रोमियम 24 पे, मतलब 21 से लेकर 13 तक की जो तत्व है उनको मैंने क्रम से लिख दिया है। और साथ ही साथ कौन सा तत्व किस नंबर पे आता है ये भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, ताकि जब आप संकुल वीबीटी थ्योरी पढ़ोगे तो इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है। इसमें 2 अपवाद के रूप में आप देखोगे, जो है आपका क्रोमियम और एक है आपका कॉपर। इसका रीजन क्या है, आप देखोगे कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम है वो आप देखोगे 3d1 4s2। नेक्स्ट आपका जो टाइटेनियम है वो है 3d2 4s2। अब उसके बाद वैनेडियम की बात करें तो अब इसमें 23 है तो 3d3 4s2। और इसकी बात करें, क्रोमियम की बात करें तो उस अकॉर्डिंग तो 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3d5 4s1 है। इसका रीजन क्या है, देखो आपने पढ़ा होगा पहले, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो भी सुन ले कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो ज्यादा स्थायी कब होते हैं, या तो पूर्ण पूरित या अर्धपूरित विन्यास में, ठीक है, या तो कक्षक पूरी तरीके से रिक्त हो। ऐसी कंडीशन तो हम नहीं देखेंगे यहाँ पर, लेकिन हम 2 कंडीशन देखेंगे, या तो आपके कक्षक अर्धपूरित हो या पूर्ण पूरित हो। कहने का मतलब है कि जो आपकी कक्षक है या तो वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ हो या वो हाफ इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ हो। जैसे कि आपको पता है, देखो कई बेसिक बातें जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करी हूँ, समझना, जिनको पता है बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं पता उनके लिए स्पेशल मैं ये चीज बता रही हूँ। आपको पता है कि डी कक्षक जो होता है ना उसमें 5 डिब्बे होते हैं। हम पढ़ते हैं ना कि जो S है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि जो S कक्षक है इस तरीके से इसमें एक ही डिब्बा बनाया जाता है, ठीक है। P में कितने बनाए जाते हैं आपके, 3 बनाए जाते हैं। इसी प्रकार D में आपके कितने बनाए जाते हैं, D में आपके 5 बनाए जाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये D में है। और F में ऐसे ही आपके कितने बनाए जाते हैं, 7 बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया एफ कक्षक के बारे में, ठीक है। और आपको पता है जितने कक्षक होते हैं उसके दुगने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एस कक्षक है, एस में अगर एक ही डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी में अगर 3 डिब्बे दिखाई दे रहे हैं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। डी में 5 दिखाई दे रहे हैं तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कहने का मतलब है कि आपके एक डिब्बे में क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भरा जाता है, ठीक है। तो बात आती है कि जब डी की बात की जाए तो डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद वो कक्षक पूरी तरीके से भर जाएगा। एक तो कक्षक पूरी तरीके से भरा हो तब स्थायी होता है, एक कक्षक हाफ भरा हो तब स्थायी होता है। अब हाफ का मतलब क्या होता है,
10 का आधा कितना हुआ, 5 हुआ। यानी अगर डी कक्षा की बात करें तो जब ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे होंगे तो ये स्थायी होगा काफी, और जब ये पूरी तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तब ये बहुत ज्यादा स्थायी होगा। किसकी तुलना में, D4 की, D3, D8, D7 की तुलना में। समझ आ रही होगी मेरी बात। इसलिए यहाँ पे क्रोमियम जो होता है वो अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ पे 3D5 आ जाता है और 4s1 आ जाता है, दोनों ही अर्धपूरित अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अलग रहता है। फिर नेक्स्ट वैसे ही कंटिन्यू चलने लग जाता है, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D। अब यहाँ पे कॉपर का भी मैंने आपको कहा था कि अपवाद के रूप में होता है, क्योंकि कॉपर आता है 29 पर। या तो हम ऐसे भरे 3D9 4s2, एक हम भरते हैं 3D10 4s2। मैंने आपको कहा कि जो पूर्ण पूरित विन्यास है और जो अर्धपूरित विन्यास है वो सबसे ज्यादा स्थायी जो है माना जाता है, इसीलिए यहाँ 3D9 4s2 की जगह 3D10 4s1 बोला लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, क्योंकि ये स्टेज सबसे ज्यादा स्थायी होता है। नेक्स्ट उसके बाद 3D10 4s2 होता है आपका। तो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रबल लिगैंड दुर्बल लिगैंडों के कारण भी थोड़ा फर्क पड़ता है स्ट्रक्चर पे। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ये हम प्रबल दुर्बल लिगैंड के कारण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो आपको समझ नहीं आएगा क्या है, लेकिन जब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पर इसको बताने का मेरा मोटिव ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दुर्बल लिगैंड कौन कौन से होते हैं, प्रबल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो दुर्बल देखो 4 ही है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और एक्वा। ये 4 दुर्बल है, बाकी सारे आपके लगभग प्रबल में आ जाते हैं। तो ये सारे आप याद रखोगे। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है संकरण। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीबीटी थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, क्योंकि वीबीटी थ्योरी जो होता है वो संकुल की ज्यामिति, उसका रंग, उसके चुंबकीय प्रवृत्ति, इन सभी के बारे में एक साथ एक्सप्लेन करता है, इसलिए वीबीटी थ्योरी पढ़ते हैं। तो संकरण भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि संकरण से ही पता चलेगा कि इसकी ज्यामिति कैसी है। अगर मान लो एक केंद्रीय परमाणु है और वो केंद्रीय परमाणु, आई थिंक मैं जो भी तक समझाती आ रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैंने अभी तक थ्योरी स्टार्ट नहीं की है, मैं सिर्फ बेसिक बातें बता रही हूँ आपको, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो तो वीबीटी थ्योरी आपको बहुत इजी लगेगी। ठीक है, अब मान लो कि एक केंद्रीय परमाणु है, इसके साथ 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं। अब आपको पता है कि जब केंद्रीय परमाणु के साथ 4 लिगैंड जुड़े होते हैं तो उस टाइम चतुष्फल की आकृति भी बन सकती है, वर्गाकार समतलीय आकृति भी बन सकती है, क्योंकि दोनों कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो तो केंद्रीय परमाणु के साथ 4 लिगैंड जुड़ रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आकृति एक्चुअल में है कौन सी? तो उसके लिए हम देखते हैं उसके संकरण को। अगर sp3 संकरण आता है तो आकृति चतुष्फलकीय बनेगी हमेशा, और अगर आपका dsp2 संकरण आता है तो वर्गाकार समतलीय आकृति बनेगी। और ये तो आपको पता ही है, अगर आकृति आपकी sp3d2 हो या d2sp3 हो तो अष्टफल की आकृति यानी इस तरीके से आकृति बनती है। और एक और लास्ट रह जाता है dsp3, यानी जब आपका केंद्र परमाणु 6 लिगैंडों के साथ बंध बना रहा है तो उस टाइम जो आकृति बनती है इसे हम बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्या बोलते हैं इसे अपने? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। एक्चुअली में ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय क्यों कहा जाता है? अगर आप देखो केंद्र परमाणु को, ठीक है, केंद्र परमाणु के साथ क्या जुड़े हुए हैं? 5 लिगैंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये जो 5 लिगैंड है, जैसे मान लो ये मेरे पास रजिस्टर है, ठीक है। अब इस रजिस्टर के अंदर, इस रजिस्टर में मैंने क्या किया है, मैंने लिख दिया इस तरीके से, मैंने इस तरीके से केंद्रीय परमाणु लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से हम बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एक लिगैंड यहाँ जुड़ गया, एक लिगैंड यहाँ जुड़ गया, एक लिगैंड यहाँ जुड़ गया। अगर हम इन रेखाओं को आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बन गया? त्रिकोणीय। अब बोलोगे कि मैम यहाँ पर त्रिकोणीय तो समझ आ गया, तो ये द्विपिरामिडीय क्या है? अब ये द्विपिरामिडीय की अगर हम बात करें तो आप देखोगे एक लिगैंड यहाँ और एक लिगैंड यहाँ जुड़ रहा है। ये जो लिगैंड जुड़ रहे हैं ना, एक्चुअल में ये क्या होता है, एक तो इस तरीके से, मतलब तल के ऊपर, और एक तल के नीचे, यानी इस तरीके से जुड़ेंगे। समझ आ रही बात? एक यानी तल के नीचे पीछे होंगे और एक तल के ऊपर होंगे। अब मान लो, देखो मैंने आपको 3D में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मान लो कि इस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर है,
यहाँ पर एक लिगैंड ऐसे जुड़ा हुआ है और एक लिगैंड जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई लिगैंड जुड़ा हुआ है तो ये जो लिगैंड आपके हैं, देखो अगर ये जो आपके केंद्रीय परमाणु हैं, जब ये इसके साथ बंध बनाएंगे इस तरीके से, तो एक टाइप से पिरामिड जैसी संरचना नहीं बन रही है। ध्यान से समझना कि मान लो ये तो त्रिकोणीय आकार बन रही है। अगर एक लिगैंड जो मैंने दोनों शो किए हैं, अभी मैंने आपको बताया एक तल के बाहर है एक तल के पीछे है ना, तो यहाँ पर जो लिगैंड है वो अगर ऐसे हुआ तो ये वाला कोण जो है इसके साथ बंध बनाएगा, ये वाला इसके साथ बंध बनाएगा और ये वाला इसके साथ बंध बनाएगा। तो एज लाइक अगर आप स्ट्रक्चर को देखो, तो एक पिरामिड जैसी संरचना बन रही है। अगर एक लिगैंड एक पिरामिड बाहर की तरफ बनाएगा, दूसरा लिगैंड दूसरा पिरामिड अंदर की तरफ बनाएगा, तो द्विपिरामिड संरचना हो गई ना। समझ आ रही है मेरी बात आई थिंक। तो ये जो संरचना बनती है इसे हम बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्लियर बात है। तो आपको बस ये बेसिक बातें जो है पहले इसको ध्यान में रखना है, फिर उसके बाद हम वीबीडी थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वीबीडी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में वीबीडी थ्योरी के बारे में। वीबीडी थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कैसे हम इसको पढ़ेंगे, कैसे हमें इसकी ज्यामिति का पता चलेगा, कैसे हम इसके रंग को डिफाइन करेंगे, कैसे इसमें चुंबकत्व का पता चलेगा, ठीक है। तो बात आती है सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो हमारा NiCN4 और हमारे संकुल के ऊपर क्या है -2। तो हम पहले वाले एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। अब देखो इसके अंदर इस वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आपको संकुल यौगिक दिया गया है इसमें पहचानना कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है, लिगैंड कौन सा है। और जो बच्चे शुरू से अब तक मेरी सारी क्लास देख रहे हैं उनको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो तो नींद से उठ के बता देंगे कि मैम इसमें केंद्रीय परमाणु जो है वो निकल है और इसमें लिगैंड जो है वो CN4 है। अब बात आती है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, केंद्रीय परमाणु को पहचानना। आगे आपको अभी जो केंद्रीय परमाणु है इस केंद्रीय परमाणु के परमाणु क्रमांक की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे निकल का परमाणु क्रमांक कितना है, निकल कितने नंबर पे आता है आपका 28 नंबर पे। अभी मैंने आपको क्रम बताया है, निकल का परमाणु क्रमांक क्या है 28 है। नेक्स्ट सेकंड लाइन में आपको क्या लिखना होता है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको हम हिंदी में लिखेंगे पूरा, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वो भी मैंने आपको भी बताया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ऑर्गन 3d8 4s2। क्लियर बात। अब बात आती है हमें क्या ज्ञात करना है, हमें निकल की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। अब इस पूरे में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखना ये है फर्स्ट लाइन। पहले लाइन में हमने लिखा कि निकल का परमाणु क्रमांक, दूसरे में हमने लिखा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तीसरे में लिखेंगे निकल की ऑक्सीकरण अवस्था संकुल में, ठीक है। क्योंकि अलग अलग संकुल के अंदर ये अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, यानी ये डिपेंड करेगा कि कितने लिगैंडों के साथ जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम ज्ञात करेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए आपको निकल को तो क्या मान के चलना है x, इसको आपने क्या मान लिया x मान लिया। अब आपको पता है जो CN होता है, जो साइनाइड होता है, इस पे -1 होता है। अगर एक CN पे -1 है तो 4 CN पे क्या हो जाएगा -4, यानी x -4 हो जाएगा। और जो संकुल के ऊपर चार्ज है वो इनके बराबर रखा जाता है, यानी संकुल के ऊपर -2 है तो बराबर में क्या हो जाएगा आपका -2। क्लियर बात है। अब देखना यहाँ पर अगर मैं इस +4 को इधर भेजती हूँ तो +4 -2 क्या हो जाएगा +2, यानी जो x है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी +2। यानी अब जो निकल की ऑक्सीकरण अवस्था निकली है इस संकुल में वो कितनी हो जाएगी +2। अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि जब हम निकल की बात करते हैं तो इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं निम्नतम अवस्था में, निम्नतम अवस्था में जब निकल किसमें होता है आपका निम्नतम
अवस्था में होता है, तो निकल जब निम्नतम अवस्था में होगा तो इसके डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है और एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब डी पहले हम बनाएंगे इस तरीके से, फोर एस बनाना है, सॉरी एस में एक ही होता है, ठीक है। तो आपको पता है जब निम्नतम अवस्था की बात करेंगे तब तो डी में कितने हैं, 8 है। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका आपको पता ही होगा, पहले अपने क्या करते हैं, जो अप वाले होंगे वो सारे एक साथ भर देंगे, 5 हो गए, 6, 7 और 8 हो गए 8 पूरे। और एस में कितने हैं, 2 है, 1, 2 हो गए पूरे। ये तो हो गया कि जब Na मतलब जो निकल है वो निम्नतम अवस्था में है, लेकिन इस वाले कंडीशन में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। तो Na+2 की अवस्था, Na+2, जब Na+2 होगा तो उस टाइम सीधी सी बात है कि निकल ने क्या किया है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। देखो आपको ये तो पता ही होगा Na और Na+2 में क्या अंतर है। Na का तो मतलब है कि निकल जब उदासीन अवस्था में है, यानी उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने के उतने ही पड़े हैं। लेकिन Na+2 का मतलब होता है कि निकल ने क्या किए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। एक होता है +2, एक होता है -2। तो प्लस माइनस का यही रहता है कि भाई जब कोई भी परमाणु, कोई भी उदासीन परमाणु जब अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जब कोई भी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण की बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पर भी कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। इस तरीके से याद रखना है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करता है, तो आपने इसके ऊपर माइनस चार्ज देखा होगा। तो इस माइनस चार्ज को जो ग्रहण करेगा उस पर माइनस चार्ज, और इस माइनस चार्ज को जो त्यागेगा, जब इलेक्ट्रॉन को कोई त्याग देगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। जैसे कि आप सोडियम के बारे में पढ़ती हो, Na जो होता है उसमें प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा रियलाइज कराने के लिए है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चलो अब इसकी बात करते हैं। अब Na+2 का मतलब है कि अब जो आपने ये संरचना देखी है इसमें से निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो अब यहाँ पर S में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे, क्योंकि निकल ने बाहर निकाल दिया। अब जो संरचना बनेगी Na+2 की अवस्था में, तो वो कैसे बनेगी देखना आप। एस कक्षक आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्लियर बात। एक चीज मुझे बताओ, ये आपका क्या है डी, ये आपका क्या है एस है, क्या 4p होता है, बिल्कुल होता है, सभी को पता है। यहाँ पे 4p कक्षक जो है वो रिक्त पड़ा है इस तरीके से, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर क्या है, ये 3d कक्षक है, ये आपका 4s कक्षक है, और ये आपका 4p कक्षक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये तो तब था जब आपका निकल निम्नतम अवस्था में था। जैसे इलेक्ट्रॉन आपका उत्तेजित अवस्था में जाता है, उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद क्या होता है कि जो आपके लिगैंड होते हैं अगर ये प्रबल होना तो उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। लेकिन अगर ये दुर्बल हो, जैसे H2O है, इसके एग्जाम्पल भी हम आगे समझेंगे, समझ आ जाएगा आपको। H2O एक दुर्बल लिगैंड है, और जब इसमें हम उत्तेजित अवस्था में जाएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट आप ये याद रखोगे कि दुर्बल और प्रबल लिगैंड का काम क्या होता है। दुर्बल लिगैंड जो है, नाम से ही पता चल रहा है दुर्बल है, कमजोर है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा दे। समझ आ रही है मेरी बात, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। देखो, और अगर बात करें प्रबल लिगैंड, तो प्रबल नाम से पता चल रहा है प्रबल है यानी स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग लिगैंड क्या करेगा, जब आपके परमाणु निम्नतम से उत्तेजित अवस्था में जाएंगे तो प्रबल होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपके जो केंद्रीय परमाणु होते हैं इनके साथ जो लिगैंड जुड़ते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं।
एक चीज आप याद रखना कि बंध है, मैंने आपको बता रखा, एक होता है सहसंयोजक बंध, एक होता है उपसहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि जैसे मान लो कार्बन और कार्बन बंध बना रहे हैं, तो दोनों कार्बन क्या करते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके बंध बनाते हैं। यानी दोनों परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बंध बनाने में। लेकिन उपसहसंयोजक में ऐसा नहीं होता। उपसहसंयोजक में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ Cn है, तो ये Cn क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकल को दे रहा है। समझ आ रही है बात? निकल अपना एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, केंद्रीय परमाणु के रूप में बीच में बैठा हुआ है और जिसके चारों तरफ लिगैंड जुड़ते हैं वो सभी इसके साथ साझा करके बंध बनाते हैं, लेकिन अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। ये मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रखा है, तो आप स्टार्टिंग से पढ़े चैप्टर को। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये था निम्नतम अवस्था, लेकिन जैसे ही निकल किस में जाएगा, Na+2 की उत्तेजित अवस्था में। Na+2 की किस अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में। जैसे ही उत्तेजित अवस्था में जाएगा, अगर इसके साथ प्रबल लिगैंड जुड़े हो, और आपको पता है Cn प्रबल लिगैंड है, मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिख के बताया था कौन से दुर्बल है कौन से प्रबल है, तो ये प्रबल लिगैंड है। तो अब जो इसकी संरचना बनेगी वो कैसी बन जाएगी, देखना ध्यान से आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर बात? आपने देखा पहले ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, पहले इलेक्ट्रॉन जो है ये अयुग्मित थे, लेकिन जैसे ही ये उत्तेजित अवस्था में गए, अगर उत्तेजित अवस्था में जाते हैं और उनके साथ जुड़ा हुआ प्रबल लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी कक्षक बच गई है, एक डी कक्षक बच गई है, एक एस है और 3 पी है। यहाँ पर 4 क्या है, Cn है। अब ये 4 Cn जो बंध बना रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन तो साझा करेगा ना, और इलेक्ट्रॉन का साझा तभी करेगा जब इसे रिक्त कक्षक मिलेंगे। अब देखो 4 Cn है, तो 4 Cn को कितने कक्षक रिक्त चाहिए, 4 कक्षक रिक्त चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि आप देखोगे यहाँ ये एक और ये 2 कक्षक जो है आपस में संकरण कर लेते हैं, इनके साथ Cn बंध बना लेता है, Cn अपने इलेक्ट्रॉनों को इसमें दे देता है। यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, Cn का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी Cn का एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 Cn थे, चारों Cn ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। और इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कौन सा संकरण पाया जा रहा है, DsP2। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पे संकरण कौन सा पाया जा रहा है, DsP2। अब आप देख सकते हो कि जैसे हम धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वैसे ही हमें पता चलने लग रहा है कि इसकी आकृति कैसी होगी। और मैंने आपको बताया था कि जब 4 लिगैंड जुड़े हो तो हम देख के नहीं बता सकते कि उसमें कौन सा संकरण पाया जा रहा है, चतुष्फलकीय है या वर्गाकार समतलीय है, लेकिन अब आप बता सकते हो कि इसमें संकरण DsP2 पाया जा रहा है। तो DsP2 संकरण जिसमें पाया जाता है उसकी आकृति कैसे होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसकी आकृति होती है वर्गाकार समतलीय। कैसी होती है इसकी आकृति, वर्गाकार समतलीय। अगर आकृति वर्गाकार समतलीय है तो इस टाइम इसका जो बॉन्ड है वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ एक Cn, यहाँ भी एक Cn, यहाँ भी एक Cn और यहाँ भी एक Cn। आपने इसको इस तरीके से बनाना है। क्लियर बात? तो ये तो हो गया भाई इसकी आकृति कैसी है, हमें पता चल चुकी है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई अब इसमें कैसे पता चलेगा कि चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी है, रंग कैसा है। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, इसमें कौन सा संकुल पाया जाता है, निम्न चक्रण संकुल है या उच्च चक्रण संकुल है ना। तो कई बेसिक टर्म्स तो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे, लेकिन जो नहीं हुए तो वो एक्सप्लेन करते जाएंगे हम एक एक एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, अब देखो आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है
कि अगर किसी भी वस्तु में या किसी भी यौगिक के अंदर रंग और जो उसका चुंबकत्व का गुण है वो उत्तरदायी होता है उसके इलेक्ट्रॉन पर, यानी अगर किसी भी कंपाउंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चुंबकत्व का गुण दर्शाएगा, अन्यथा वो चुंबकत्व का गुण नहीं दर्शाएगा। याद आ रही होंगी बातें, ध्यान से सुनना। कि देखो एक चीज तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कहने का मतलब 10th से पढ़ते आ रहे हो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो किसी भी यौगिक के अंदर विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन आपने ये भी सुना होगा 12th में आने के बाद कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी पदार्थ का रंग जो है वो भी डिसाइड होता है और उसमें चुंबकत्व का गुण भी डिसाइड होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो 3 चीज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो पहली बात उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, दूसरी बात उसमें चुंबकत्व का गुण होगा यानी वो अनुचुंबकीय प्रकृति के होंगे, और तीसरी बात उनका जो रंग होगा वो कैसा होगा, रंगीन होगा, यानी कोई ना कोई कलर होगा। समझ आ रही है मेरी बात। पर अगर हम इसकी बात करें तो क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? आप बोलोगे मैम इसमें एक भी नहीं है, पहले था लेकिन आगे जाके ये युग्मित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका प्रबल लिगैंड, और प्रबल नाम से पता चल रहा है स्वीकृति ताकत है कि इसको ये युग्मित कर सके। समझ आ रही है बात। तो इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पहली बात तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। क्या होगा ये? प्रतिचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकत्व का गुण होता है, लेकिन अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो चुंबकत्व का गुण नहीं दर्शाएगा, यानी वो प्रतिचुंबकीय होगा। दूसरी बात, इसमें रंग नहीं होगा, यानी ये रंगहीन होगा। इसमें कोई भी कलर नहीं होगा, यानी ये रंगहीन होगा। तीसरी बात, अब एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पर जो डी कक्षक भाग ले रहा है ना वो आपके 4s से पहले वाले कक्षक भाग ले रहे हैं, है ना। अगर 4s के बाद वाले डी कक्षक भाग लेते तो उसे हम बोलते उच्च चक्रण संकुल, लेकिन यहाँ पर s के पहले वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं। देखो एक तो ऐसे भी हो सकता था sp2d, एक है dsp2। समझ आ रही मेरी बात। यहाँ पर तो जैसे मान लो हमने पीछे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे जब 6 लिगेंड जुड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे तो सीधी सी बात है निम्न चक्रण संकुल होगा। मैं आपको बता रही हूँ क्या चीज है, 2 मिनट रुको। निम्न चक्रण संकुल होगा, क्योंकि इसमें जो डी कक्षक भाग ले रहा है ना वो जो 4 है उससे पहले, यानी 3 के डी भाग ले रहे हैं, 4 के डी भाग नहीं ले रहे। मतलब s के पहले वाले डी भाग ले रहे हैं, अगर s के बाद वाले डी भाग लेते तो उसे हम बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल। समझ आई है बात। तो कईयों को थोड़ा नहीं समझ आ रहा होगा, हम और भी एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे तो आपको काफी और समझ आ जाएगा। यानी जैसे जैसे हम इसके एग्जाम्पल्स करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो जल्दी से मैं इसको रेज कर देती हूँ और जो नेक्स्ट वाली एग्जांपल है उसको भी हम कर लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो 4 है ये आपके पूरे CN पर है, नाइट्रोजन पर नहीं है केवल, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, आप इसको ध्यान रखना। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो इसमें आपको पता ही है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, Fe का परमाणु क्रमांक लिखना होता है। Fe जैसे कि आपको पता है 26 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक इसका क्या हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्या करना है आपको, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा आप लोगों ने लास्ट वाले एग्जाम्पल में क्या था सेम वैसा ही करते चलेंगे अपने। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये भी मैंने आपको बता दिया था क्या आ जाएगा, सॉरी 3d6 4s2 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात आती है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका केंद्रीय परमाणु कौन सा है, आपको पहले वो पहचानना है। तो Fe के केंद्र, यहाँ पे केंद्रीय परमाणु आपका Fe है, तो Fe की हमें क्या याद करनी है, ऑक्सीकरण अवस्था। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे।
अगर हम Fe की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात करोगे? Fe का मान निकालना है तो इसको आप x मान लोगे। आपको पता है H2O क्या होता है? उदासीन होता है। तो उदासीन है तो इसका मान आप क्या ले लोगे? 0। बराबर में क्या है यहाँ पर आपका? प्लस का 3। यहाँ नहीं, यहाँ पे जो x का मान है वो आपको कितना मिल जाएगा? प्लस का 3। क्लियर बात? अगर हम बात करें Fe की निम्नतम अवस्था के बारे में, अपने सबसे पहले इसका वो बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। अगर हम इसमें इसके कक्षक बताए Fe के परमाणु कक्षक कक्षक संरचना की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? 3D। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? आपको पता है 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 फिलअप कर दिया आपने। उसके बाद आपके किस में आते हैं? 4s2। 3D 6 4s2 और 4p यहाँ पर क्या रहता है आपका? रिक्त रहता है। अब हम बात करेंगे Fe+3 की निम्नतम अवस्था के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे Fe+3 की निम्नतम अवस्था, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाएंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? तो आपके 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। सीधी सी बात है। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल आउटर कक्षक में? टोटल है 8, ठीक है। 8 में से अगर 3 बाहर निकल गए तो बच गए कितने? 5। तो ये 5 कैसे भरे जाएंगे? तो ध्यान में रखना आपको। मैं यहाँ बना देती हूँ जल्दी से। 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से आपके कक्षक में 3D 5 रह जाएंगे। 4s के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं और 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और 3D का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं आपके। यहाँ पर 4s 0 आ जाएगा और 4p भी आपका क्या आ जाएगा? 0। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? Fe+3 की उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं। अगर हम बात करें Fe+3 की उत्तेजित अवस्था के बारे में, तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है? अगर केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ा हुआ लिगैंड आपका दुर्बल प्रकृति का होता है तो इनका युग्मन नहीं होगा, और अगर जुड़ा हुआ लिगैंड आपका प्रबल प्रकृति का होता है तो इनका युग्मन हो जाता है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसके साथ Fe के साथ जुड़ा हुआ है H2O, और H2O क्या है? आपका दुर्बल प्रकृति का लिगैंड है। तो दुर्बल प्रकृति का लिगैंड होगा तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी तरीके से भरे रहेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर अपने जो H2O है कितने हैं? टोटल 6 है, यानी एक Fe जो है वो 6 H2O के साथ बंध बना रहा है। अगर 6 के साथ बंध बना रहा है तो इसको 6 कक्षक चाहिए खाली। तो यहाँ पर 1 और 3 4 तो हो गए, 2 और ये कहाँ से लेगा? आपको पता है 4p के बाद आपके पास क्या बच जाता है? 4d भी बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ एक s का, 3p का, और d की कितने कक्षक यूज करेगा? 2 कक्षक। मैं बनाऊंगी सारे ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो H2O के 6 लिगेंड है वो अपने बंधु को कहाँ देगा? यहाँ पर आप लिख लेना, यहाँ पर H2O इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी सॉरी, इसमें भी कितने हो गए? टोटल 6 हो गए पूरे। अब आप मुझे बताओगे इसमें कौन सा संकरण पाया जा रहा है? sp3d2 कौन सा संकरण है? एक s है, p के 3 है, d के 2 है। तो यहाँ पर संकरण पाया जा रहा है, इसको मैं लिख देती हूँ। संकरण कौन सा पाया जा रहा है यहाँ पर? sp3d2। और जब संकरण आपका sp3d2 पाया जाता है तो उस टाइम जिसकी संरचना होती है वो कैसी होती है? वो होती है आपकी अष्टफलकीय। कैसी होती है? अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय है तो कैसे बनाओगे इसको आप? ये भी बना देते हैं हम अभी। Fe इसके साथ कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं? 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं H2O के। तो यहाँ पर आप लिख दोगे H2O, चारों तरफ इस तरीके से आप लिख दोगे H2O, ठीक है। नेक्स्ट आपने इनको जोड़ देना होता है।
तैयार हो चुका है, ये पूरा बन चुका है आपका स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर +3 भी लिखना जरूरी है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं बाकी जो इसके रह चुके हैं पॉइंट उनके बारे में। मैं ये थोड़ा सा आपको पता ही है ये खाली रहेंगे यहाँ पर, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस कर देती हूँ। ठीक है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो लिखने में, जो चीज़ मैं आपको लिख के बताना चाहती हूँ यहाँ मैं लिख सकूँ आसानी से। हाँ, तो देखना यहाँ पर, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब हमें बताना है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें पांचों के पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका कैसा होगा, कलर होगा या कलर लेस होगा, तो ये हो जाएगा आपका रंगीन प्रकृति का। किस प्रकृति का होगा, रंगीन प्रकृति का। देखो वैसे किसी भी चीज में कलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब अपने बात करते हैं इन इलेक्ट्रॉनों के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके क्षेत्र होते हैं, दृश्य क्षेत्र, यूवी क्षेत्र, ठीक है, और जिसे अपने अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, रेडियो आवर्ती क्षेत्र मतलब IR, ठीक है, यूवी, ऐसे इंफ्रारेड जिसे अपने बोलते हैं, ऐसे कई सारे क्षेत्र होते हैं, और उनका एक रेंज होता है कि 200 से 400 के बीच ये रेंज आता है, 400 से 800 में एक ये रेंज आता है। तो ऐसा ही आपका दृश्य क्षेत्र यानी विजिबल फील्ड भी पाया जाता है। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र में से ऊर्जा का अवशोषण करता है, अवशोषित करके वो उत्तेजित हो गए उच्च कक्षक में चला जाता है। कहने का मतलब है, देखो कोई भी परमाणु कक्षक की बात करें ना, तो परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है, ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। और वो जब इलेक्ट्रॉन है ना अपने निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उच्चतम ऊर्जा अवस्था में जाता है, वो कैसे जाएगा, वो दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके जाएगा। दृश्य क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जहां से हमें वस्तु दिखाई देती है, मतलब किसी भी चीज द्वारा या किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा दृश्य क्षेत्र से जब ऊर्जा का अवशोषित किया जाता है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, काफी हाई लेवल का है ये चीज, बस आप बस थोड़ा सा यूं याद रखो कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ऊर्जा स्तर होता है, ऊर्जा का फील्ड होता है अलग अलग। जब इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाता है, फिर दोबारा उत्तेजित ऊर्जा स्तर से निम्नतम में आता है, तो वो कलरफुल दिखाई देता है, ठीक है। और ये तभी होगा जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो पेड़ होते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो इसलिए आपने पढ़ा ही होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो चुंबकीय प्रभाव नहीं होता, युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता, युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो रंग भी नहीं होता। रीजन यही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है निम्न से उच्च में जाएगा, उच्च से निम्न में आएगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा दृश्य क्षेत्र से, और वो हमें कलरफुल दिखाई देगा। समझ आई बात? आप बस इतना ध्यान में रखो, ज्यादा पजल मत हो, क्योंकि आपने ये कभी अपने लेवल में नहीं पढ़ा, फिलहाल इतना याद रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं इसके चुंबकीय प्रकृति के बारे में, तो इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, ये आपका अणुचुंबकीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा, अणुचुंबकीय प्रकृति का होगा। अब ये अणुचुंबकीय प्रकृति का है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, क्लियर बात। और हम यहाँ पे अणुचुंबकीय प्रकृति जो होते हैं उनमें हमें चुंबकत्व का मान भी निकालना पड़ता है। चुंबकत्व का मान कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है म्यू बराबर √n+2, ठीक है। यहाँ पे आता है bm बोर मैग्नेटॉन जो होता है वो इसका मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर √n+2। अब आपको मैंने बताया n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। 5 है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 2, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा 5 × में 7, ठीक है। तो आपको पता ही है √35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो √35 की वैल्यू होगी आप रख सकते हो, ठीक है। और लास्ट में bm यानी बोर मैग्नेटॉन लिखना जरूरी है, क्योंकि इसका मात्रक है। रंगीन प्रकृति की होती है, अणुचुंबकीय प्रकृति की है, ये दोनों बातें हम कर चुके हैं। अब जो एक पॉइंट और रह जाता है वो ये है कि ये निम्न चक्रण संकुल है या उच्च चक्रण संकुल। अब आप देखो संकरण में भाग लेने वाले जो D कक्षक है वो S के बाद वाले कक्षक है। अगर S के पहले वाले कक्षक होते तो हम निम्न चक्रण संकुल बोलते, ये S के बाद वाले कक्षक है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपके उच्च चक्रण संकुल होते हैं,
ये आपके कौन से संकुल होते हैं? उच्च चक्रण संकुल होते हैं। तो आई थिंक अब ये एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने दुर्बल और प्रबल दोनों के अकॉर्डिंग आपको चीज समझा दी है। आपको थोड़े से इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाए और आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट और आई थिंक आज वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिन बच्चों को हैंड रिटन नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें चाहिए तो वो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप से मेरे पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं और वो भी परचेज करके इन सभी चीज़ों की सुविधा जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।